क्वेश्चन नंबर 8 का जो अथवा वाला पार्ट है उसमें जो क्वेश्चन है वो ध्रुवण से रिलेटेड है और ध्रुवण आपके सिलेबस में है नहीं 2021 के लिए, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे फिर। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ आरेख खींचिए। आप सभी को याद होगा पीएन संधि डायोड एक दिष्टकारी की भांति कार्य करता है, तो आपको पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख बनाना है। ठीक है, और इसकी कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। वर्किंग भी आपको लिखनी है इसकी। दिए गए परिपथ में दर्शाए गए दोनों संधि डायोडों में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है। 200 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करिए। ये इतना सारा का सारा क्वेश्चन है और उसके साथ एक फिगर इन्होंने बना के दिया हुआ है, ये वो फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत में जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें लिखा है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा और उत्तर में हमने हेडिंग बनाई है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ आरेख। तो ये आप पढ़ चुके हैं जब आपको ये लेसन पढ़ाया जा रहा था उस समय। अर्ध तरंग दिष्टकारी पूर्ण तरंग दिष्टकारी दोनों पढ़े हैं आपने। आप देखे थे कि जो डायोड होता है वो अपने अंदर से होकर वैद्युत धारा को केवल एक ही दिशा में बहने देता है। डायोड के इस गुण का हमने उपयोग किया और प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना स्टार्ट कर दिया, बदलना शुरू कर दिया कि हम किसी भी डायोड को प्रत्यावर्ती धारा देंगे, लेकिन क्योंकि डायोड में एक क्वालिटी ये होती है कि वो अपने अंदर से धारा को केवल एक ही दिशा में बहने देता है, दोनों दिशाओं में करंट को फ्लो होने नहीं देता। तो हम जब इसको दोनों दिशाओं वाली धारा देंगे तो भी ये अपने अंदर से एक दिशा में करंट को बहने देगा। इसका मतलब है ये दो दिशाओं वाली करंट को एक दिशा वाली करंट में कन्वर्ट कर देगा, अर्थात ये प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देगा। ठीक है, तो इस गुण का यूज किया और दो तरह से यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं कि जब पीएन संधि डायोड प्रत्यावर्ती धारा की पूरी तरंग का दिष्टकरण करेगा, और एक हम यूज करते हैं जब प्रत्यावर्ती धारा की आधी तरंग का दिष्टकरण करेगा। जो उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं उन्हें कहा जाता है दिष्टकारी, दिष्टकारी रेक्टिफायर। और एसी को डीसी में बदलने की जो ये प्रक्रिया है इसको बोलते हैं दिष्टकरण, रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो उनमें से हमको पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख बनाना है। तो चलिए देखते हैं, मैं बना के दिखाता हूं कैसे परिपथ आरेख बनाएंगे आप। प्रत्यावर्ती धारा को जब आपको डायोड में देना है तो आप उससे पहले ही उसके वोल्टेज को चेंज कर लेंगे, आप उसे रिक्वायर्ड वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार डीसी में कन्वर्ट हो गया, एसी से अगर डीसी कन्वर्ट हो गई, बन गई, फिर उसके बाद आप उसका वोल्टेज बदल नहीं सकते, आप उसके वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डीसी में ट्रांसफार्मर काम नहीं करते। डीसी करंट जो होती है उसमें ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं वो वर्क नहीं करते। इसलिए आपको वोल्टेज को जितना कम ज्यादा जो करना है, जितना भी चेंज करना है, पहले ही आप एसी में चेंज कर लीजिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करके। एक बार क्योंकि डायोड ने उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद फिर आप उसमें ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते मतलब आप उसके वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसलिए पहले एसी को हम एक ट्रांसफार्मर में डालेंगे, ट्रांसफार्मर के इनपुट में उसको देंगे और वो ट्रांसफार्मर हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेज क्रिएट करेगा और उसके बाद हम उसे डायोड में ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा परिपथ आरेख। ये हमने एसी का सोर्स बना लिया, एसी सोर्स,
और ये एसी सोर्स ले जा करके सबसे पहले ट्रांसफार्मर में देना है और ट्रांसफार्मर के इनपुट में लगाना है। ट्रांसफार्मर का इनपुट क्या होता है? प्राइमरी कॉइल, दो कॉइल होती है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर का इनपुट है प्राइमरी कॉइल, तो उसकी प्राइमरी कॉइल में हम लगा देंगे। ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल के दोनों सिरों के बीच हमने ये एसी सोर्स लगा दिया। ये जो दो लाइंस बनाते हैं ट्रांसफार्मर के सिंबल में, ये दोनों लाइंस नर्म लोहे की क्रोड मतलब ट्रांसफार्मर की कोर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, इसके बाद ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली, ये ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली हमने लगाई इस तरह से। ये सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल। पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्योंकि आपको बनाना है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में हम दो जंक्शन डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं। दो जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है। एक जंक्शन डायोड को हम यहां पर यूज करेंगे, ये जंक्शन डायोड का पी रीजन है और ये जंक्शन डायोड का एन रीजन है। जो ये ऐसे बार जैसे बनी हुई है ये एन रीजन है। ये मान लिया डायोड कौन सा है? D1, जिसमें ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। एक डायोड इसी तरह से हम सेकेंडरी कॉइल में इस तरफ लगाएंगे। यहां पर भी एक डायोड लगाएंगे, ये पी रीजन और ये एन रीजन, और इसका नाम रख दिया डायोड D2। तो इस तरीके से सेकेंडरी कॉइल के जो दो सिरे होंगे उन दोनों सिरों से एक एक सिरे से जंक्शन डायोड को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जंक्शन, दोनों जंक्शन डायोड जो होंगे उनके जो एन क्षेत्र रहेंगे उन एन क्षेत्रों को हम ऐसा कनेक्ट करके यहां से एक कनेक्टिंग वायर निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल से एक उसके मिड पॉइंट से एक ऐसे सेंट्रल टैपिंग बनाएंगे। इसको सेंट्रल टैप कहते हैं। टैप मतलब नल खोलना। तो यहां से हमने इसका एक नल खोल दिया, यानी कि एक रास्ता यहां से भी दे दिया कि अगर करंट फ्लो होना चाहे तो यहां से भी फ्लो हो सकती है, इसलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल टैप। और यही रीजन है कि हम इसको T से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो एक टर्मिनल निकलेगा और एक टर्मिनल ये जो निकल के आएगा, इन दोनों के बीच में ही हम लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे। हम फिगर में लोड रेजिस्टेंस को ऐसे भी दिखा सकते हैं और हम फिगर में लोड रेजिस्टेंस को एक और तरह से शो कर सकते हैं। हम चाहें तो ये जो यहाँ से वायर है इसको यहाँ से बाहर ले लें और ये जो वायर है इसको भी यहाँ से बाहर ले लें और फिर इनके बीच में लोड रेजिस्टेंस लगा दें M और इसको मान लेते हैं N। तो अगर ये M को आप यहां ले आओगे तो ये पॉइंट हो जाएगा M, और ये जो N से यहां पर जोड़ के लाए हैं ये पॉइंट हो जाएगा N। देखो ध्यान ये रखिए कि या तो आप ये बनाइए या तो ये बनाइए, दोनों में से एक ही लोड तो होगा ना। तो आप अगर ये बना रहे हैं तो यहां से इसको हटा दीजिए, फिर इस तरह का कनेक्शन बना लो। नहीं समझ आया? और अगर आप ये वाला बना रहे हैं तो उसको हटा दीजिए। किसी भी एक को बना करके ही आप समझ जाएंगे कि करंट कैसे फ्लो हो रही है। बस इतना सा सर्किट हमको बनाना रहता है। तो यही है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ आरेख। ठीक है, क्या करेंगे? यहां पर एसी का सोर्स लगाएंगे, ये ट्रांसफार्मर लगेगा यहां पर, ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है।
सेकेंडरी कॉइल के इस सिरे को S1 मान लेते हैं और इस सिरे को मान लेते हैं S2। इसकी जो सेंट्रल टैपिंग है उसको T मान लिया, एक डायोड यहाँ लगाया, एक जंक्शन डायोड यहाँ, और इस तरीके की कनेक्शन हम यहाँ पर कर देंगे। आप चाहें ये बाहर ना निकालना चाहें तो आप यहीं पर लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। तो ये हो गया परिपथ आरेख। उसके बाद इन्होंने बोला कि कार्य विधि का वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो कार्य विधि पहले मैं आपको समझा देता हूं, इसके बाद जो लिखा है उसको पढ़ के दिखाऊंगा आपको। देखो, वर्किंग में ये होगा, जब ट्रांसफार्मर में इनपुट आप जब फ्लो करोगे, आप यहाँ पे जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा दोगे, तो क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है। ये है इनपुट एसी वोल्टेज, जो इनपुट में आपने एसी वोल्टेज लगाई है वो इसका ग्राफ है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है। पहले एक दिशा में 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, फिर दूसरी दिशा में 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर पहली दिशा में 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0। इस तरीके से ये फ्लो होती है। तो पहले आधे चक्र में देखो, पूरा एक चक्र यहां से कंप्लीट होगा इसका। इस एक चक्र में जो पहला वाला आधा चक्र होगा, आधा चक्र ऊपर और ये आधा चक्र नीचे, तो जो हाफ साइकिल आपको ये दिख रही है, इस हाफ साइकिल में एक दिशा में करंट बहेगी, दूसरी दिशा में करंट नहीं बहेगी। तो जैसे ही यहां से करंट फ्लो होगी, तो जो ट्रांसफार्मर है हमारा, उसमें से ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल होगी, उसमें S1 अथवा S2 का एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा सिरा अपने आप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि ये हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रत्यावर्ती जो धारा है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, उसका नेचर है ऐसा, ये हम इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सेकेंडरी कॉइल का एक सिरा पॉजिटिव और एक सिरा नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, ये नहीं कह सकते कि पहले कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है। उसके लिए मैं मान लेता हूं कि जो सिरा S1 है वो टर्मिनल T के सापेक्ष धन विभव पर हो जाता है, और जो सिरा S2 है वो टर्मिनल T के सापेक्ष ऋण विभव पर होगा। अगर S1 पॉजिटिव होगा और S2 नेगेटिव होगा, तो ध्यान रहे इसका वोल्टेज हाई होगा, इसका लो रहेगा। तो इसका वोल्टेज T के रिस्पेक्ट में हाई रहेगा, लेकिन इसका वोल्टेज T के रिस्पेक्ट में लो रहेगा। तो पहले आधे चक्र में मान लिया कि द्वितीय कुंडली का सिरा S1 पॉजिटिव और सिरा S2 नेगेटिव है। तो जब सिरा S1 पॉजिटिव हो जाएगा और सिरा S2 नेगेटिव, तो आप ध्यान से देखिएगा, S1 प्लस है तो प्लस किससे कनेक्ट हो गया, P क्षेत्र से, और ये टर्मिनल T कैसा, उससे लो वोल्टेज पर है। या आप इसको देख ले नेगेटिव, ये किससे कनेक्ट हो गया, N क्षेत्र, N क्षेत्र देखिए नेगेटिव से। तो जो डायोड D1 है, डायोड D1, इसका P क्षेत्र पॉजिटिव से और इसका N क्षेत्र आप देखो नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो डायोड D1 जब P क्षेत्र पॉजिटिव N क्षेत्र नेगेटिव से कनेक्ट होगा, तो ये अग्र अभिनत है कि उत्क्रम अभिनत है, अग्र अभिनत है। तो डायोड D1 कैसा हो जाता है, अग्र अभिनत। D2 को चेक करिए जरा, D2 में ये P क्षेत्र नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और N क्षेत्र देखिए पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। तो ये वाला डायोड कैसा हो गया, उत्क्रम अभिनत। तो सर्किट में डायोड D2 उत्क्रम अभिनत हो गया और डायोड D1 अग्र अभिनत हो गया। तो डायोड D1 की वजह से धारा बहेगी और डायोड D2 की वजह से धारा नहीं बहेगी, क्योंकि अग्र अभिनत में वो धारा बहने देता है, उत्क्रम अभिनत में धारा बहने नहीं देता। तो इसकी वजह से करंट फ्लो होगी, इसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगी। तो ठीक है, इसको आप छोड़ दो, ये करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करेगा तो किधर से किधर करेगा करंट को फ्लो, P से N की तरफ। तो ये P है और ये N, P से N की तरफ करंट फ्लो करेगा ऐसे, इस तरह से। ये ऐसे आ जाएगी, फिर ये करंट ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, यहाँ ऐसे, इस तरह से यहाँ ऐसे चली जाएगी और इस दिशा में हो करके ऐसे
ऐसे और फिर ऐसे, वहीं पर आ गई देखो। तो ये करंट का रास्ता हो जाएगा। हमारा जो लोड रेजिस्टेंस हमने लगाया, उस लोड में करंट किधर से किधर की तरफ फ्लो होगी, एम से एन की ओर करंट फ्लो होगी। ठीक है, आप देखो ना एरो का निशान, एम से एन की ओर करंट फ्लो हो रही है, और ये करंट का रास्ता है। देखो ये करंट का रास्ता है, नीचे करंट नहीं आएगी इस रास्ते पर, क्योंकि ये उत्क्रम अभिनत है। ओके, अब थोड़ी ही देर में प्रत्यावर्ती धारा का ये वाला तो हो गया, ये वाला आधा चक्र आ जाएगा। अब देखिए इस वाले आधे चक्र में सर्किट में करंट बही, लोड में करंट किधर से किधर बही, एम से एन की ओर। यहां पर आउटपुट वोल्टेज का हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। अगर करंट एम से एन की ओर बहेगी तो हम ग्राफ ऊपर बनाएंगे, अगर करंट एन से एम बहेगी तो ग्राफ नीचे बनाएंगे। फिलहाल करंट तो एम से एन की ओर बही है, तो ग्राफ ऊपर बनेगा पहले आधे चक्र में। तो ये हमने ग्राफ बना दिया इसका, समझ आया आपको। तो इस पहले आधे चक्र में करंट बही और एम से एन की ओर फ्लो हुई, इसलिए हमने ऊपर की तरफ ग्राफ बना दिया। जब एन से एम की ओर बहेगी तो नीचे की ओर ग्राफ बनाएंगे इसी को। ठीक है, अच्छा अब प्रत्यावर्ती धारा का ये वाला आधा चक्र आया। जब ये वाला हाफ साइकिल आएगा तो उस वक्त जो द्वितीय कुंडली है ट्रांसफार्मर की, उसका सिरा S1 निगेटिव हो जाएगा T के सापेक्ष, और S2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव T के सापेक्ष। तो अब अगर S2 पॉजिटिव हो गया तो ये अग्रभिनत होगा, और ये कैसा हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत। तो लोड में D1 की वजह से धारा नहीं बहेगी, लेकिन D2 की वजह से धारा बहेगी। अब D1 की वजह से करंट नहीं फ्लो होगी, D2 की वजह से करंट फ्लो होगी। ठीक है, ये करंट को किस तरफ फ्लो करेगा, तो आंसर ए बी पी से एन की ओर फ्लो करेगा। ये करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, और देखो यहां ऐसे हो गई, और यहां की बात कैसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ऊपर करंट नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले रास्ते में जो डायोड लगा है ये उत्क्रम अभिनत हो गया है, और उत्क्रम अभिनत में धारा को बहने नहीं देता। हमारा मेन मकसद है ये देखना कि लोड रेजिस्टेंस में करंट किस तरफ आई। आप इस तरह इस बार भी देखेंगे तो लोड रेजिस्टेंस में जो करंट आएगी वो एम से एन की ओर ही बह रही है। तो इस सेकेंड हाफ साइकिल में भी करंट एम से एन की ओर ही बह रही है। तो बताओ ग्राफ को ऊपर बनाए कि नीचे बनाए, ऊपर ही बनाना चाहिए। ये ग्राफ को हमने ऊपर की ओर बना दिया ऐसे। ठीक, अच्छा अब फिर से ये हाफ साइकिल आएगा। जब ये हाफ साइकिल आएगा तो द्वितीय कुंडली का सिरा S1 पॉजिटिव, S2 फिर नेगेटिव होगा। फिर डायोड D1 अग्रभिनत, D2 उत्क्रम अभिनत होगा। डायोड D2 की वजह से धारा नहीं बहेगी, D1 की वजह से करंट बहेगी, और वो भी फिर से आप चेक करके देखोगे M से N ही बहेगी। तो जितनी बार आपको करंट मिलेगी वो हर बार मिलेगी M से N की तरफ ही। हर आधे चक्र के लिए करंट हमेशा M से N की ओर ही मिलेगी। तो ये आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ हो गया। आउटपुट करंट भी ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा उसका। अब देखिए इसकी वर्किंग में हमने लिखा क्या है, उसको मैं पढ़ देता हूं, आप ध्यान से देखें। कार्य विधि, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान, पहला जो आधा चक्र आया था, द्वितीय कुंडली का सिरा S1 टर्मिनल T के सापेक्ष धनात्मक है मान लिया, तथा सिरा S2 ऋणात्मक है। इस स्थिति में संधि डायोड D1 अग्र दिशिक है तथा D2 पश्च दिशिक है। ये तो समझ में आ जाती है ना, अब तो बात हमने पहले ही बता दिया आपको। अतः लोड प्रतिरोध RL में डायोड D1 के कारण वैद्युत धारा M से N की ओर प्रवाहित होती है D1 की वजह से। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्ध चक्र के दौरान कुंडली का सिरा S1, जो द्वितीय कुंडली उसका सिरा S1 टर्मिनल T के सापेक्ष ऋणात्मक होगा और सिरा S2 धनात्मक होगा। अगला जो आधा चक्र आएगा उसमें ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। इस स्थिति में संधि डायोड D2 अग्र दिशिक होगा, D1 पश्च दिशिक होगा। अतः लोड प्रतिरोध RL में डायोड D2 के कारण वैद्युत धारा पुनः M से
एन की ओर बहेगी। हमने डायरेक्शन बना के देखी। स्पष्ट है कि डायोड D1 व D2 बारी बारी से धारा चालित करते हैं। बारी बारी से मतलब जब D1 धारा को बहने देगा तो D2 अलाउ नहीं करेगा, और जब D2 अलाउ करेगा तो D1 अलाउ नहीं करेगा। ओके, बारी बारी से धारा चालित करते हैं तथा निवेशी वोल्टेज के दोनों अर्धचक्रों के दौरान, दोनों आधे चक्र, चाहे ये वाला आधा चक्र रहा हो तो भी धारा मिलती है, अगला आधा चक्र रहा हो तो भी धारा मिलती है, दोनों आधे चक्रों के दौरान हमको करंट मिलती है। आरएल में धारा एक ही दिशा में बहती है। इस प्रकार पूर्ण तरंग दिष्टकारी में जो निर्गत वोल्टेज होता है वो एक दिशीय स्पंदों की अविरत श्रेणी होती है, यानी कि एक दिशा में होता है एम से एन की ओर। स्पंद है, पल्स है, पल्स का मतलब रुक रुक कर, तो डायरेक्शन तो एक ही है, यूनि डायरेक्शनल है, लेकिन स्पंदमान है। अभी आप देखो कैसे रुक रुक कर, अचानक से आती है करंट, फिर जीरो, फिर आती है, फिर जीरो, फिर आती है, फिर जीरो, फिर आती है, फिर जीरो। तो ये पल्सेटिंग है। ये जैसे आप अपने हाथ में ऐसा रख के देखते हैं, डॉक्टर ऐसा रख के देखते हैं, तो वो क्या चेक करते हैं? पल्स रेट चेक करते हैं, है ना। तो वो पल्सेटिंग है, अभी एक दिशा में है, पल्सेटिंग है और कॉन्टिन्यूअस है, रुक नहीं रहा कहीं, लेकिन लगातार मिल रही है। अर्ध तरंग दिष्टकारी को याद अगर करेंगे आप तो उसमें रुक रुक कर होता था, करंट आती थी, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाती थी, फिर आती थी, फिर रुक जाती थी, तो रुक रुक कर होता था। ऐसा नहीं है, ये एक दिशा में है, स्पंद के रूप में है, अविरत है, यानी कि लगातार है, प्राप्त होती है। तो ये इसकी वर्किंग हो गई आपके पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ आरेख की। क्या मैं ये समझू कि आप समझ गए? आ गया समझ में आप सभी को? ओके। इसके बाद एक ये न्यूमेरिकल इसमें लगा हुआ है, मैं आगे का हिस्सा फिर पढ़ता हूं, आप भी सभी बच्चे ध्यान से देखिए। बेटा लिखा हुआ है दिए गए परिपथ आरेख, दिए गए परिपथ आरेख नहीं है, दिए गए परिपथ में दर्शाए गए दोनों संधि डायोडों में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है। एक डायोड D1 ये है, D2 ये सर्किट आरेख किताब में बना हुआ है। तो डायोड D1 है और ये डायोड D2 है। लिखा है प्रत्येक दोनों संधि डायोडों में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है। मतलब अगर अग्र दिशिक रहेंगे तो उनका प्रतिरोध कितना होगा? 50 ओम। लेकिन अगर पश्च दिशिक है तो उसका प्रतिरोध अनंत है, ऐसा लिखा उन्होंने। तो उन्होंने बोला 200 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करिए। 200 ओम प्रतिरोध ये लगा हुआ है, इसी में करंट की वैल्यू आपको पता लगानी है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखेंगे। ये 6 वोल्ट की इसमें एक बैटरी कनेक्ट है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ध्यान से देखो, ये जो दोनों डायोड लगे हैं इनमें से ध्यान से डायोड D1 को चेक करते हैं। सबसे पहले डायोड D1 को चेक करोगे तो ये इसका P रीजन है, ये N रीजन है, ये इस डायोड का N रीजन है, ये P रीजन है। ये तो मालूम है, त्रिभुज के आकार की आकृति P रीजन और बार के आकार की आकृति N रीजन। तो जब ये प्लस जो है, पहले D1 को चेक करिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके P क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसके N क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस डायोड को चेक करिए D2 को, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल N क्षेत्र से जुड़ा है और नेगेटिव टर्मिनल P क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब इतना देखकर एक चीज तो आप जान ही गए होंगे कि इसमें से कौन सा अग्र दिशिक है और कौन सा पश्च दिशिक है। D1 अग्र दिशिक है, वेरी गुड। और D2 कैसा है? पश्च दिशिक। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां D1 अग्र दिशिक है और D2 कैसा है? D2 पश्च दिशिक है। ठीक, इतना तो समझ में आता ही है आपको। ओके,
अगर D2 पश्च दिशिक है तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि पश्च दिशिक पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध अनंत है। देखो ना लिखा हुआ है, पश्च प्रतिरोध अनंत है। इसका मतलब है ये जो डायोड है, क्योंकि ये पश्च दिशिक है, तो ये धारा के मार्ग में कितना प्रतिरोध लगाएगा? अनंत प्रतिरोध लगाएगा बेटा, ये अनंत प्रतिरोध लगाएगा। तो हम इसको मान लेते हैं R D2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, रेसिस्टेंस अप्लाइड बाई डायोड D2 अनंत है और ये अग्रदिशिक है, तो ये जो रेसिस्टेंस अप्लाई करेगा RD1 ये 50 ओम लगाएगा। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डायोड में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है और अगर पश्च प्रतिरोध है तो वो अनंत है। तो ये अग्र प्रतिरोध है तो ये 50 ओम का प्रतिरोध इस पे लगेगा। समझ आ गया ना सभी को? इतनी सी चीज नहीं समझ आई? आ रही है सबको? ओके, अब ध्यान से देखिए, यहां से जो करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट होगी तो इस रास्ते में कितनी करंट जाएगी? जीरो करंट। मींस in this path there will be no current because the resistance of this path is infinity resistance means zero current। तो जब यहां से करंट चलना स्टार्ट करेगी ऐसे, तो इस रास्ते पर एक भी करंट नहीं फ्लो होगी, पूरी की पूरी करंट यहां से ऐसे आ जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे आके यहां से फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर कर जाएगी। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इस रास्ते पर बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगी। अब अगर इस रास्ते पर बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगी तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये मान लें कि ये वाला सर्किट है ही नहीं, भाई मतलब ही क्या है उसका? आपने सर्किट में बहुत सारे उपकरण लगाए हैं लेकिन एक उपकरण ऐसा जिसमें करंट जा ही नहीं रही है, तो उससे क्या मतलब है सर्किट में? बताइए आप मुझे। उसका कोई मतलब ही नहीं है, फालतू है वो। तो हम क्या कर सकते हैं? उसको मान सकते हैं कि ये लाइन परिपथ में जुड़ी ही नहीं है, क्योंकि लाइन जुड़ी हुई कब मानते? अगर उसमें करंट फ्लो होती तो मानते कि जुड़ी हुई है, तो वो लाइन जुड़ी ही नहीं है उसमें फिर तो हम ये मान लेते हैं कि ये वाली लाइन इसमें है ही नहीं। अब छोड़ दो इस लाइन को, अब बस इतना सा सर्किट है, समझ आया? और हमको ध्यान से देखिए, जो करंट यहां पर फ्लो होगी वही यहां फ्लो होगी, वही यहां फ्लो होगी, वही यहां फ्लो होगी। तो हमको करंट पता लगानी है, उसके लिए सबसे पहले मुझे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पता लगाना पड़ेगा। तो यहां से पता लगाएंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। आर इक्विवेलेंट, आपको क्या लगता है करंट यहां से इसमें आएगी, एक इसका प्रतिरोध मिलेगा 50 ओम, ये मिलेगा 250 ओम, ये मिलेगा 200 ओम। और देखो बेटा ये सब के सब आपस में श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन सबको जोड़ेंगे, तो एक तो हम डायोड D1 का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे प्लस ये 250 ओम जोड़ेंगे, इसको कुछ मान लो R डैश मान लो, और 200 ओम इसको क्या मान लो? R। तो RD1 प्लस R डैश प्लस R इक्विवेलेंट RD1 इज 50 ओम, R डैश इज 250 ओम, R इज 200 ओम। आप जब इसे सॉल्व करेंगे देन R इक्विवेलेंट विल बी 500 ओम, ये 300 और 200 500 ओम। ये पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया। इसके बाद हम परिपथ में धारा निकालते हैं। परिपथ में प्रवाहित धारा, I के लिए एक फॉर्मूला है V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो I इज इक्वल टू V की जगह कितना 6 और R इक्विवेलेंट की जगह पर 500।
अब इससे आप डिवाइड करेंगे इसको, आप ऐसा कर लो 6/5 इंटू 10⁻², कर लो, 500 है ना इसमें, ऐसा कर लिया। अब 5 से इसको भाग देंगे, 1.2, एक 12 पंचे 60, 1.2 और इसको भी ऊपर ले जाएंगे आप, तो I इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻², एम्पियर। इतनी करंट फ्लो होगी परिपथ में। लेकिन उन्होंने हमसे कहां पे करंट पूछी है, 200 ओम पे, तो बेटा वही करंट तो सेम आएगी, और कहीं करंट को जाने नहीं है। इसलिए 200 ओम प्रतिरोध में भी, 200 ओम प्रतिरोध में धारा, तो 200 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी जाएगी, I इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻², एम्पियर। ये इसका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया आपका। तो इस तरह से ये जो सेट हमारा XU था, सेट 3, ये भी कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये सेट 3 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।